बचपन में आपने भी लुक्का छिपी का खेल ज़रूर खेला होगा। जब हम लुक्का छिपी खेलते वक्त कई बार छुप जाया करते थे, तब अचानक से जब हमें इंतज़ार होता था कि सामने से कोई आएगा, कोई बड़ी ही खामोशी के साथ पीछे से आता था और धप्पा कर देता था। अब ये तो बात हो गई लुक्का छिपी के खेल की। तो खेल की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? खेल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैं उस खेल में धप्पा करने का ये जो तरीका है, उसी के ज़रिए आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का इलाज कर रहे होते हैं या फिर किसी परेशानी के ऊपर देर समय तक सोच रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो परेशानी आए और उस परेशानी को हम हल करें, पीछे से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो, जो बिल्कुल अकल्पनीय हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी और आपकी दुनिया में भी कुछ ऐसा होने वाला है? कुछ ऐसा जिसकी शायद कल्पना तो हमने की है, मगर उसके बारे में अभी तक हम अपनी चेतना को उतना सजग नहीं कर पाए हैं जितना हमें होना चाहिए। और इसके पीछे सिर्फ आपकी, मेरी या हमारे समाज की गलती नहीं है। गलती है गलती है उन कुछ महानुभवों की जो खुद को टीवी चैनल्स पे पत्रकार की उपाधि से नवाजते हैं। अब सारे पत्रकार इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये डिस्क्लेमर देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। लेकिन एक जमात ज़रूर है पत्रकारों की जिन्होंने ये दुष्चक्र फैलाया हुआ है। दुष्चक्र क्या है? दुष्चक्र है ये। अब ये क्या है? ये है इस देश में पिछले एक हफ्ते में होने वाली कुछ प्रमुख टीवी डिबेट्स, या फिर मैं कहूँ तो टीवी पर हुई जो रात को प्राइम टाइम की चर्चाएं हैं, उनकी कुछ सूचियां हैं ये। अब देखिए, इन सूची में आपको बहुत कुछ मिलेगा। खतरनाक राजनीति मिलेगी, आपको सचिन मिलेंगे और सचिन की जो बीवी पाकिस्तान से आई है वो मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको यूक्रेन रशिया वॉर तक मिल जाएगी। लेकिन आपको शायद वो परेशानियां ना मिलेंगी जिससे आज की तारीख में इस विश्व को और हमारे देश को सबसे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ऐसी कुछ परेशानियों के बारे में, या फिर आने वाले 50 साल 100 साल में दुनिया भर में कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में जिससे हम अननोन तो नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उस दिशा में। और हमारा ध्यान ये जो टीवी मीडिया है या फिर डिजिटल मीडिया है, वो भी खींच कर नहीं ले जा रहा है उस ओर। तो नज़रिया के इस एपिसोड के ज़रिए हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टटोलेंगे उन विषयों को जहाँ पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले 50 साल 20 साल 30 साल 100 सालों में हमारी दुनिया के लिए। और उन चीज़ों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बात हम कर नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नज़रिया के इस एपिसोड में इन्हीं चीज़ों पर एक छोटी सी बातचीत। देश में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, देश में कुछ लोगों के हिसाब से तो भारत विश्व गुरु बन चुका है, और अगर नहीं भी बना है तो अगले 5-10 साल में बन जाएगा। अब ये कोई राजनीतिक टॉन्ट नहीं है, अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि भारत विश्व गुरु बने, क्यों ना चाहूँगा। एक भारतीय होने के नाते मैं भी चाहूँगा ना कि मेरा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, पूरी दुनिया मेरे देश से प्रेरणा ले, मेरे देश का जो डेवलपमेंटल बेंचमार्क है वो पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बने। मैं भी, पर क्या जिन मसलों पर आज की तारीख में देश की जनता होने के नाते हम ध्यान दे रहे हैं, उन मसलों पर फोकस करके हम सचमुच में आने वाले 100 सालों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हम ऐसे 3 मसले हैं जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अगर उनके बारे में बात भी कर रहे हैं तो इतनी कम बात कर रहे हैं कि उन चीज़ों पर शायद भविष्य में कोई असर ही ना हो। और वो चीज़ें इस धरती को ख़त्म करने की, या फिर अगर ख़त्म ना भी करें तो इस धरती को बहुत हद तक उस हाल में पहुंचाने की कुव्वत रखती हैं जहां हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा और आपका ये जो संसार है ये पहुंचे। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है? उसमें से पहली है इस सूची के अंदर न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया भर में अलग अलग जगह पे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इसराइल, पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है। आपने कभी सुना है दुनिया भर की जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने डी न्यूक्लियराइजेशन को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया हो, या फिर कोई बड़ी मुहिम चलाई हो किसी बड़े देश ने, जहाँ पे वो परमाणु हथियार जो हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? परमाणु हथियारों को अगर आप देखिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगले 20-30 सालों में जिस तरीके की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जा रही है, जहाँ पे रशिया जो है वो हल्का हल्का डिक्लाइन कर रहा है और चाइना तेज़ी से उभर रहा है और अमेरिका एक सैचुरेशन पे आ चुका है, उस वक्त
ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दुनिया के इस बढ़ते तनाव में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। और अगर हमने डी न्यूक्लियराइजेशन के बारे में या इन परमाणु हथियारों का हमें क्या करना है इसके बारे में नहीं सोचा, एक देश के तौर पर दुनिया भर में चेतना नहीं फैलाई, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्व गुरु बनने का सपना तो पूरा हो ना हो, मगर उससे दुनिया को भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो हो गई पहली परेशानी। लेकिन इसके अलावा क्या है, तो अब बात करते हैं मेरी सूची में आने वाली दूसरी दिक्कत की। तो ये है वो समस्या जिसके बारे में हम सब क्लास 2-3 से अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक में पढ़ते आए हैं। मगर हम सब जब इस वीडियो को आप भी देख रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों के घर में मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी ज़ोर शोर के साथ रेफ्रिजरेटर्स और एसी चल रहे होंगे। वो परेशानी है इस व्यक्ति की। जी हाँ, ये कौन है? ये है पोलर बियर। तो पोलर बियर की परेशानी क्यों है? क्योंकि अभी ये चीज़ पोलर बियर की परेशानी है, भविष्य में ये परेशानी पोलर बियर से हम तक भी आ सकती है। इस परेशानी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है और ओजोन लेयर जिस तरीके से गर्म होती जा रही है, अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जो गर्म होते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन आप देखिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितनी बात हो रही है हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे टीवी चैनल्स पे। हमारी आम बोलचाल में तो क्लाइमेट चेंज नाम की चीज़ ही नहीं है। हम ये ज़रूर बोल देते हैं कि बारिश आज यहाँ कम हुई, यहाँ ज़्यादा बारिश हो गई, मगर उसके पीछे का जो मूलभूत कारण है वो नहीं हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं कुछ वैसा नहीं बताऊंगा जो आपने कभी ना सुना हो। इसलिए मैंने कहा ना कि वो सारी परेशानियों के बारे में आप सुन रखे होंगे, मगर मैं आपका ध्यान इस वीडियो के ज़रिए एक बार और खींचना चाहता हूँ उन्हीं चीज़ों पर। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान नहीं दिया तो 2060-70 तक आते आते हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है ना, मुंबई, माया नगरी, वो आधी डूब चुकी होगी। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं चाहते हैं ना। तो सोचिए, तरीका है कार्बन इमिशन को रोकने का। क्या हमारी सरकारें उस तरीके की कोशिश कर रही हैं? भारत ज़रूर ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है और 2060 तक हमने ये टारगेट लिया है कि हम कार्बन इमिशन को ज़ीरो कर देंगे अपने देश में। लेकिन आप बताइए ये कैसे संभव होगा? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के ज़रिए। तो भारत जो है वहाँ पे जो 40% बिजली बनती है कोल के कंबशन से, यानी कोयला जला करके। तो आप पेट्रोल के इस्तेमाल से बच करके जो आप कार्बन इमिशन को रोकेंगे वो कार्बन इमिशन आप कोयला जला के कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है एक सॉल्यूशन कार्बन इमिशन को ज़ीरो करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन पर एज अ फ्यूल हमें काम करना पड़ेगा और खतरनाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस रिसर्च प्रोग्राम पर जो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल सस्टेनेबल बना सके। लेकिन उसके प्रति न सिर्फ भारत सरकार, दुनिया भर की सरकारें उतनी जागरूक नहीं हैं। हम ई व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मगर हम हाइड्रोजन रन व्हीकल्स पे कहीं ना कहीं उतनी कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उस हिसाब से अगले 15-20 साल तो ई व्हीकल्स को ही अच्छे से स्थापित होने में लग जाएंगे पूरी दुनिया में। और उसके बाद अगर हमने ये 15-20 साल जाने दिए तो आप सोचिए ये जो धरती है हमारी, जिसकी वजह से आज हम और आप ये जिंदा हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये धरती ही अगर नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा उन संसाधनों का जो हम और आप जमा कर रहे हैं। तो ये हो गई उस सूची में दूसरी। तो मैं आपको अब क्रिस्टोफर नोलन बन के कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ आपका भविष्य दिखाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एआई इंसानों को डोमिनेट करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, नहीं। इलॉन मस्क ने कहा कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन वी कैन एवर थिंक। जो भी हो, डेंजरस हो चाहे ना हो, मगर आप और मैं, हम दोनों एक बात तो जानते हैं, 95% जो जॉब्स आज की तारीख में मुझे और आपको दिख रही हैं आज से 100 साल बाद तो नहीं रहेंगी। इस बात की तो गारंटी आप और मैं दोनों लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से जॉब्स को ख़त्म कर रहा है दुनिया भर में, हमें कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन करिकुलम है और हमारे यहाँ जो जॉब देने की और जिस तरीके की व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा अगर हमें इस एआई नाम के संकट से निपटना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एआई जिस लेवल पे ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करेगा, उसको सस्टेन करना एज अ ग्लोब और एज अ नेशन, भारत जैसे देश में जहाँ पर हम आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आज भी हम पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप सोचिए, हम भारत एक देश के तौर पर जब हम इंडस्ट्रीज़ के साथ कोप अप नहीं कर पाए हैं अभी तक, साल 2023 में, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए 300 साल हो गया पूरे ग्लोब में, और हम आज तक कोप अप नहीं कर पाए हैं उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ। अब दुनिया भर में एआई आ गया है।
एआई आपकी जॉब्स लेगा, एआई आपको रिप्लेस करेगा। आज नहीं करेगा, शायद आपको ना करे, आपके बच्चों को करे, उनको ना करे तो उनके बच्चों को तो ज़रूर ही कर देगा। 90% जॉब्स जो आज की तारीख में आपको दिख रही हैं वो नहीं रहेंगी। तो क्या भारत की सरकार या फिर दुनिया की कोई भी सरकारें इसको लेकर कोई कमेटी बना रही है, कोई मीटिंग हो रही है कि हम कैसे निपटें, हम एआई से कैसे डील करें एज अ नेशन? तो बताइए, भारत कैसे बनेगा विश्वगुरु बिना इन 3 चीज़ों के बारे में सोचे, और कैसे बिना हम इन 3 चीज़ों पर ध्यान दिए दुनिया भर में एक अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? और सिर्फ भारत की बात नहीं है, देखिए मैं इस वीडियो में भारत और ग्लोब दोनों की बात कर रहा हूँ। दुनिया भी सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर दुनिया में भी एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और तो और उसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन्स की उस समस्या से अगर हम नहीं निपटे, तो अगले 50 से 100 सालों में इस धरती का वो बुरा हाल होगा जो शायद हमने और आपने सोचना भी ना हो। और धरती एक बहुत ही अलग शेप ले लेगी, और वो शेप और वो आकार प्रकार धरती का बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने कोशिश की आपको एक नया नज़रिया देने का, अपनी समस्याओं के बारे में सोचने का। आप अपनी रोज़मर्रा की दिक्कतों के बारे में ना सोचें, बट इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी चेतना में इन समस्याओं को भी वो जगह दिला पाऊँ जो ये डिज़र्व करती हैं। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।